नीलम संजीव का परिवार उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के एक छोटे से आदिवासी गांव में रहता है और जब उन्होंने हॉकी खेलनी शुरू की तब उनके सामने परिवार की गरीबी सबसे बड़ी चुनौती थी और खुद उनके माता पिता शुरुआत में उनके हॉकी खेलने के बहुत खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि गरीबी उनके बेटे को कभी बड़ा नहीं बनने देगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब उन्हें यह लगा कि उनका बेटा इस खेल में वाकई कुछ ऐसा कर रहा है जो बाकियों से बेहतर है, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। नीलम संजीव के साथ अक्सर ऐसा होता था जब ट्रेनिंग के दौरान उनकी हॉकी स्टिक टूट जाती थी और उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उनके लिए नई हॉकी स्टिक खरीद सके। लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब हॉकी स्टिक खरीदने के लिए उनके माता पिता को अपने घर का सामान भी बेचना पड़ा और इन्हीं संघर्षों ने आज नीलम संजीव को यहां तक पहुंचाया है कि वो भारत के लिए हॉकी का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। टीम रे खेल से बहुत खुशी और गर्वित अच्छे देश बहुत देश लोक मान भी बहुत गर्वित अच्छा। भगवान का आशीर्वाद से ऊपर उठी से बहुत गर्वित अच्छू। खुश लगा थे, बढ़िया खुश लगा थे और सबको खुशी होता तोहरे मन होने आवा था तोहरे खुशी लगा थे कि नहीं कहा था खन खुश लगा थे कहा थी हमें हो का कहा। फिलहाल भारत की हॉकी टीम ग्रुप डी में दूसरे नंबर पर है और उसे क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए अपना अगला मैच वेल्स की टीम से जीतना होगा। तो ये आज बहुत ही प्रेरणा देने वाली खबर है, खास तौर पर हमारे युवाओं के लिए। हमने इस खबर को आज सबसे पहले रखा ब्लैक एंड व्हाइट में। इसके अलावा दुनिया में अब तक 8 खिलाड़ियों ने ही किसी वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया है। 50 ओवर के वनडे मैच में सिर्फ 8 खिलाड़ियों ने दोहरा शतक लगाया है और इन 8 में से भी 5 खिलाड़ी भारत के हैं। इनमें सबसे पहला दोहरा शतक पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में लगाया था, जब पहली बार किसी भारतीय ने यह डबल सेंचुरी लगाई। शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 19 मैचों में 1000 रन पूरे कर लिए हैं, जबकि विराट कोहली और शिखर धवन ने 1000 रन पूरे करने के लिए 24 मैच खेले थे। तो यह अंतर है, जो इन दोनों खिलाड़ियों ने 24 मैचों में किया स्कोर, वो इन्होंने 19 मैच में कर लिया। आज भारत के बहुत सारे लोग मजाक में ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल के बैट में शायद कोई स्प्रिंग लगा था, जिसकी वजह से बॉल उनके बैट को छूते ही बाउंड्री के पार जा रही थी और उन्होंने अपनी इस पारी में 9 छक्के लगाए। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिसे आप बैट में लगा हुआ स्प्रिंग मान रहे हैं, वो असल में संघर्ष है। यह तस्वीर उस बल्ले की है जिससे शुभमन गिल बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। मान लीजिए वर्ष 2021 में, यानी पिछले साल, किसी देश की कुल आबादी 100 थी। मान लीजिए कोई देश है जिसका नाम हमने एक्स रखा, उसकी आबादी है कुल 100 लोग। लेकिन 2022 में इस देश में 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जबकि 7 बच्चों का जन्म होता है। तो इससे मरने वाले लोगों की तुलना में जितने बच्चे कम पैदा हुए हैं, उतनी ही आबादी उस देश की कम हो गई। यानी 10 लोग मरे और पैदा हुए 7, तो 3 लोग जो हैं वो आबादी से कम हो गए। और चीन में ऐसा ही हो रहा है। चीन की आबादी इसलिए कम हुई है क्योंकि वहां पिछले साल मृत्यु दर के मुकाबले जन्म दर कम रहा और ऐसा 61 वर्षों में पहली बार हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये ऐतिहासिक है। यहां आप देखिए, वर्ष 1950 से 2022 के बीच 2 बार ऐसा हुआ है जब चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। पहली बार वर्ष 1960 और फिर वर्ष 1961 में चीन की आबादी में कमी देखी गई। देखिए आप, ये 1960 में जब आप देखेंगे, यहां कमी देखी गई। तो और एक बार 1959 में यहां आप देखिए, और फिर उसके बाद यहां 1959 में चीन की कुल आबादी 67 करोड़ 20 लाख थी, जो 1960 में घटकर 66 करोड़ 20 लाख रह गई।
जो यहां आप देख पा रहे हैं, और 1961 में ये और घटकर 65 करोड़ 90 लाख रह गई। 1961 में जब आप ये सारे बिंदु अगर आप देखेंगे तो बस फर्क इतना है कि चीन में इस बार जन्म दर इसलिए घटा क्योंकि वहां लोग अब बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। तो वर्ष 2021 में चीन की कुल आबादी 141 करोड़ 26 लाख थी, जो 2022 में कम होकर 141 करोड़ 17 लाख 50 हजार रह गई है। यहां आप देखिए ये 20 और 21 के आंकड़े हैं, और कैसे आप देख सकते हैं यहां पर कि जन्म दर अब लगातार यहां से 2020 से लगातार कम होती जा रही है, और ये चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आप अगर पूरा ग्राफ देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक 1950 से लेकर यहां होते होते, तो आप देख पाएंगे कि अब जन्म दर बहुत कम हो गई है, और यह पहली बार हुआ है 60 साल में। यानी एक साल में चीन की आबादी 8.5 लाख कम हो गई, और यह एक बहुत बड़ा नंबर माना जाएगा। अभी चीन में देखिए, चीन में मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 1000 लोगों पर 7.37 लोगों की मृत्यु हो रही है, जबकि प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 6.77 है। यहां आप देख सकते हैं ये। तो आप देखिए, हम 1950 से आपको 2022 का आंकड़ा यहां दिखा रहे हैं। काले रंग की जो लाइन है ये जन्म दर है, और लाल रंग की जो लाइन आप देख रहे हैं ये मृत्यु दर है। तो आप देखिए यहां पर पहले कितना फर्क था, जन्म दर कितना ऊपर था और मृत्यु दर कितनी नीचे थी। यहां आप सबसे ज्यादा अंतर आप यहां देख पाएंगे, और धीरे 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 जब आप आगे चलेंगे तो दोनों में अंतर कम होता चला गया और कम होता चला गया, और अब ये लाइन, इस काली जो लाइन है ये लाल रेखा को काटकर और नीचे आ गई है। चीन का अनुमान था कि उसकी आबादी में यह गिरावट वर्ष 2025 के बाद या 2025 में जाकर शुरू होगी। उदाहरण के लिए आज भारत में कोई बच्चा 3 साल से 17 साल की उम्र तक अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो इस दौरान उसकी शिक्षा पर औसतन 30 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन चीन में यह खर्च 62.5 लाख रुपए है, जो चीन के ज्यादातर लोग अब खर्च नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा हमारे देश में जब किसी की शादी होती है तो इसके 1-1.5 साल के बाद ही रिश्तेदार और परिवार के लोग व्यक्ति से यह पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई अच्छी खबर, गुड न्यूज कब दे रहे हैं, परिवार कब, नया परिवार का विस्तार कैसे कर रहे हैं, यानी बच्चा कब पैदा कर रहे हैं, का अच्छी खबर कब देंगे, खुशखबरी कब दे रहे हैं। हमारे यहां आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, लेकिन चीन में यह काम अब रिश्तेदार नहीं करते, परिवार और दोस्त ये नहीं पूछते कि अब खुशखबरी कब दे रहे हैं, बल्कि सरकार फोन करके पूछती है कि खुशखबरी कब दे रहे हो। आज जब चीन में किसी की शादी होती है तो सरकार 6 महीने के बाद ही उस परिवार से फोन करके ये पूछना शुरू कर देती है कि उन्होंने बच्चों के बारे में क्या सोचा है और पहला बच्चा कब पैदा हो रहा है, जल्दी कीजिए। और ज्यादातर लोग इस दौरान ये कहते हैं कि अभी वो बच्चों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। उसका अनुमान है कि अगर चीन की आबादी में इसी तरह गिरावट जारी रही तो वर्ष 2100 तक, यानी आज से 77 वर्ष बाद, चीन की आबादी घटकर सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी, जबकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश उस समय बन जाएगा। तो देखिए चीन की आबादी अब कैसे नीचे जाएगी, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। जो आप देखेंगे यहां देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, हमारी और चीन की हिस्सेदारी पूरी दुनिया की जनसंख्या में लगभग बराबर है अब। और शुरुआत में अगर हम देखें, अगर यहां से हम इस सफर की शुरुआत करें 1950 से, अगर आप देखें तो 1950 में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो थी 14.28%। लाल जो रेखा है ये भारत है और नीली रेखा चीन है, और चीन की हिस्सेदारी थी 21.77%। यानी हम 1950 में चीन से कितना कम थे, देखिए काफी नीचे थे। उसके बाद चीन की आबादी धीरे 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 कम होती चली गई और हमारी आबादी लगातार कंसिस्टेंटली देखिए बढ़ती चली जा रही है। और अब 2022 का जो साल है, अब हमारी ये जो लाल रेखा है ये चीन की रेखा को काटकर पार निकल जाएगी। वर्ष 2100 में, यानी अब से 77 साल बाद, दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी
14.78% की होगी, जबकि चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 7.41% की होगी। कई बार कहते हैं ना कि इतिहास समय एक चक्र है, इतिहास दोहराता है अपने आप को। तो अब आप देखिए आगे 77 सालों में स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। देखिए अब जो अनुमान है, अनुमानित जो जनसंख्या है वर्ष 2100 में, अब आप देखिए चीन की आबादी रह जाएगी 7.141% पूरी दुनिया में, और भारत का जो हिस्सा है पूरी दुनिया की आबादी में वो लगभग 15% हो जाएगा। और चीन की और भारत की आबादी में ये अंतर देखिए आप। और चीन की आबादी की जो औसत उम्र है वो है 38.4 वर्ष, और आज भारत की 35% आबादी 20 साल से कम की है, जबकि चीन की सिर्फ 23% आबादी 20 साल से कम उम्र की है। इसके अलावा यह भी अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में 18 साल से कम उम्र के 43.5 करोड़, 19 से 40 साल के लगभग 53 करोड़, 41 से 60 साल के 42.5 करोड़ और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 25 करोड़ लोग होंगे। जबकि भारत की तुलना में चीन में 2040 तक 18 से कम उम्र के सिर्फ 25 करोड़ लोग होंगे, 19 से 40 वर्ष के 36 करोड़, 41 से 60 वर्ष के 40 करोड़ और 60 साल से ज्यादा उम्र के 43 करोड़ लोग होंगे। बड़ी बात देखिए ये है, जो बड़ा जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो ये कि चीन में जो है बड़ी संख्या में लोग ऐसे आ जाएंगे जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। पहला, फिनलैंड में स्कूल जाने के बाद सबसे पहले बच्चों की एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है। बच्चे की समझ और रुचि के हिसाब से उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाता है और फिर उन्हें पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी शुरुआत से कराई जाती हैं। यानी वहां जबरदस्ती बच्चे को पढ़ाई में आगे रखने वाली सोच नहीं है। दूसरा, फिनलैंड में छोटी उम्र से ही बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं डाला जाता। हमारे देश में बच्चे के 3 साल पूरा होते ही माता पिता स्कूलों के फॉर्म भरने शुरू कर देते हैं। 3 से 5 साल तक बच्चा LKG, UKG, KG इनकी पढ़ाई करता है और फिर पहली कक्षा में आता है। लेकिन फिनलैंड में बच्चों के स्कूल जाने की उम्र है 7 वर्ष और पढ़ाई की शुरुआत पहली क्लास से ही होती है। यहां बच्चों के कंधों पर भारी भरकम स्कूल बैग नहीं होता। स्कूल बैग क्लासरूम में ही रखे जाते हैं और बच्चे को किताब कॉपी की जगह प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाता है। संगीत, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट ये सब सिखाया जाता है। हर क्लास के बाद बच्चों को 15 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता है हर क्लास के बाद, जिस 15 मिनट में वो ब्रेक ले सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। फिनलैंड में भारत की तरह कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं होता। बच्चे की सीखने की क्षमता और रुचि के मुताबिक हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। चौथा पॉइंट, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि स्कूल से आने के बाद भी बच्चा खुद को असल में स्कूल में ही पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ होमवर्क बहुत मिलता है। तो बच्चा स्कूल से घर तो आ जाता है लेकिन मानसिक रूप से स्कूल में ही रहता है। भारत में हर बच्चे को औसतन 2 घंटे का कम से कम होमवर्क मिलता है, कुछ केसेस में तो इससे ज्यादा ही है। लेकिन फिनलैंड में आधे घंटे से भी कम समय का होमवर्क मिलता है, जिससे बच्चों का घर और स्कूल की लाइफ में जो बैलेंस है वो बना रहता है।